हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है ना। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आप लोगों के 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ एमसीक्यू कर लो। यहां पर मैं आपको एमसीक्यू तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ ट्रिक्स भी दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको मतलब आप ये 30 के ना 300 एमसीक्यू बना सकते हो। खुद आप इन कॉन्सेप्ट को कर कर 300 एमसीक्यूज बना सकते हो। तो मोटा मोटा अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपके एमसीक्यू की टेंशन यहां पर दूर हो जाती है। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर हम लोग शेयर करेंगे, दैट इज 30 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बने हुए हैं। सेम क्वेश्चन आ जाए इसकी भी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ये तो मैं आपको कह सकता हूं कि भैया आएगा ही आएगा। ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स को देखकर ये वाला लेक्चर तैयार किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। देखो, एक कंडीशन है आज के इस लेक्चर को करने के लिए कि पहले आप इस वीडियो को मतलब जब भी ये क्वेश्चन सामने आएगा पहले आप पॉज मारेंगे, क्वेश्चन को खुद क्रैक करेंगे और फिर मेरा आंसर देखेंगे। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और फिर हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कि इस क्वेश्चन के जैसे और क्वेश्चन आपको कहां देखने को मिलेंगे। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऐसे ही 2 लेक्चर अभी और लगातार आपको मिलने वाले हैं। एक लेक्चर आएगा जहां पर मैं आपको एक कंप्लीट सैंपल पेपर बताऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, और वो पेपर इंपॉर्टेंट भी है, उसके क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं भी, मतलब बहुत बच्चों के पेपरों में आ चुके हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि वो सैंपल पेपर जो है वो कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, आपको अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। एंड फिर एक लेक्चर और आएगा जहां पर मैं आपको कराऊंगा 10 इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन। मजेदार एक लेक्चर आएगा, तो हम उसको भी देखेंगे। इस इवेंट को शुरू करते हैं। पेन कॉपी निकाल लो और जहां जहां क्वेश्चन आएगा पहले आप उसको सॉल्व करेंगे। मैं बार बार एक बात नहीं बोलूंगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहले ही चैप्टर से आता है, और हम सब जानते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को P बाय Q में कैसे कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है। अगर वो सिंगल डिजिट का क्वेश्चन है तो 1 मार्क में ज्यादा आता है। तो 1.79 बार, अब ये दोनों के ऊपर बार है, पूरा तरीका आपको बताऊंगा, फिर एक ट्रिक बताऊंगा। तो लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 1.79 79 79 सो ऑन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बोथ साइड्स बाय 100। ऐसा कहते हैं ना, शायद आपको आता ही होगा कि बार के नीचे जितने डिजिट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मान लो बार के नीचे यहाँ पे 2 नंबर है तो 100 से, 1 होगा तो 10 से, 3 होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आया बेटा 100x, और ये आ गया 179.2, आगे चला जाएगा 0.79 79 79 सो ऑन। फिर आपको इनको करना है सब्ट्रैक्ट 1 and 2। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा 100x माइनस x, अभी ट्रिक भी दूंगा, 179.797979 सो ऑन, माइनस 1.797979 सो ऑन। ऑलराइट, ये आया बेटा हमारा 99x, और ये आया 178। तो x की वैल्यू आ गई 178/99। तो 178/99 बी इज द आंसर। ठीक है जी। अब देखो, बहुत सिंपल सी एक बात है बेटा जैसे यहां पर है, इसकी ट्रिक क्या होती है, मान लो अगर आपको ऐसा लिया होता 1.7 बार, तो आंसर आ जाता बेटा 16/99। ठीक है जी। यानी इसको यहां पर भेज दो, 17 में से 1 माइनस कर दो, 16 अपॉन में कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि बार के नीचे एक ही नंबर है तो आंसर क्या आएगा, 9। गॉट इट। अगर ऐसे लिखा होता 1.53 बार, 2 पे बार होता तो 150, समझो 153 था, 153 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया 152/99। इसको काट पीट देंगे अगर कट रहा होगा तो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ट्रिक भी है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कई बच्चे ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन गलत कराते हैं। ठीक है।
अब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, 2 4 5 क्वेश्चन और करने हैं आपको, जहां बार वाले नंबर को पी बाय क्यू में कन्वर्ट करना है। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉट इट। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया बी ऑप्शन। एक बात और बताऊंगा, जब ये इवेंट खत्म होगा तो लास्ट में आप देखना कि आउट ऑफ 30 आपके कितने ठीक हैं, और वो अपने मार्क्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है जी, आपको अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताने, अच्छे हो या बुरे, मार्क्स आपको बताने ऑनेस्टी से। ओके, माँ कसम लगेगी आपको। फिर आता है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के ऊपर एक क्वेश्चन। एक एमसीक्यू एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर डेफिनेटली आएगा, लिखित में ले जाओ, आएगा ही आएगा। तो यहां पर आपको कुछ प्रॉपर्टी लगाकर इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। क्या है क्वेश्चन, देखो सबसे आसान तरीका क्या होता है, 64 है तो ये क्या होता है बेटा हमारा 4 का क्यूब 1/3। ये होता है बेटा हमारा 3 का क्यूब 1/3, इसकी पावर 3 है एंड होल पावर है 1/4। ठीक है जी, सबसे आसान तरीका, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, लॉज याद होने चाहिए। ये आया बेटा 3 से 3 कैंसिल 4 बचा, 3 से 3 कैंसिल 3 बचा, और ये क्यूब आ गया 1/4। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, साथ साथ ये भी सुन लो, आपको प्रॉपर्टी भी ब्रैकेट में लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली लगाई है। सही है जी, यहां पर आ गया बेटा 7 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 3 होल पावर 1/4। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी बेटा। तो यहां प्रॉपर्टी लगी है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यहां पर आ गया m प्लस n, तो इससे कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा ओनली 7, यानी ए ऑप्शन। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके भी 4 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है जी, और यही सेम क्वेश्चन की अगर बात करूं तो अभी ऑफलाइन के 3 से लेकर 4 बच्चों के एग्जाम में आए हैं यही सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थोड़ा ढंग से देखना है। फिर एक ये क्वेश्चन हमारा रैशनलाइजेशन के ऊपर है, इसके ऊपर भी 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। बेसिक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, ए और बी वाला नहीं, हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यूबिंग बोथ साइड वाला बन सकता है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा आगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। अब यहां पर डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करने से बचे, जब भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं है तो पहले उसको ठीक किया जाएगा। अब जैसे रूट 32 है तो पहले 32 का प्राइम फैक्टर लेंगे बेटा, 16 8 4, यहां आ गया 2 और 1, तो ये और ये हमारे फैक्टर बन गए बेटा, पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4√2। इसी प्रकार से 48 मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनको ओरली नहीं करना आता। ठीक है जी, जिनको ओरली आता है टाइम वेस्ट ना करें, सीधा सीधा काम सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया बेटा, तो यहाँ पे पेयर और यहाँ पर यह है 4√3, पेयर बाहर आ जाते हैं ना, हिरॉन वाले फॉर्मूले में आपने सीखा होगा। √8 का मतलब ओरली बताते हैं 2√2, और ये आता है बेटा हमारा 2√3। गॉट इट। ऊपर से कॉमन आ गया हमारा 4, क्या है बेटा √2 प्लस √3, और नीचे से कॉमन आ गया हमारा 2, यहां पर आया √2 प्लस √3, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, तो आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 2। तो ये तो रैशनलाइजेशन यहां पर आपको करनी ही नहीं पड़ी, यहां पर रैशनलाइजेशन हुआ ही नहीं। हो सकता है जैसे यहां पर अगर माइनस दिया होता तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती, लेकिन इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन नहीं करनी। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जब भी बड़े नंबर्स अंडर रूट में आएंगे पहले ऐसे करके उनको छोटा किया जाएगा और फिर आप सॉल्व करोगे इधर रैशनलाइजेशन और वो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएगा। गॉट इट। तो ये भी हमारे अंडर रूट को सॉल्व करने वाला कंटेंट है विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। गॉट इट। अगला क्वेश्चन x प्लस वाई, ये देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, इज इक्वल्स टू 24। आपको वैल्यू निकालनी है x² माइनस XY प्लस Y²। अब अपने आप से एक सवाल पूछो कि ये आपने कहां देखा है। ये आपने देखा था बेटा एक आइडेंटिटी के अंदर, अगर आइडेंटिटी स्ट्रांग है तो। आइडेंटिटी आपने देखी थी x³ प्लस y³ की, वो थी x प्लस वाई, x² प्लस y² माइनस XY। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये वाली वैल्यू पता है
और आपको ये भी नहीं पता, ठीक है जी, आपको ये भी नहीं पता। तो अब कहानी क्या है, हम x प्लस वाई की मदद से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालेंगे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की मदद से हम ये निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स तक में भी आ सकता है ये। तो कैसे करेंगे आओ देखो। सबसे पहले आपको ये गिवन है, तो यहां पर हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर आ गया बेटा हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब और यहां पर आ गया बेटा हमारा 14 का होल क्यूब। यह आया a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी और यहां पर आ गया बेटा 14 का क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आप बता सकते हो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 24 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 14। यह आ गया 14 का क्यूब। 14 देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 इंटू में एक 14 और अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में जाकर, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रफ में गया 196 इंटू में 14, या तो याद हो या मल्टीप्लाई कर लेना। यह आया 24 36 38 और यहाँ 3 आ गया, यहाँ आ गया 784 और साथ में आ गया हमारा 196 4, यहाँ पर आ गया बेटा हमारा 4 और 18, यहाँ पर आ गया 17 और यहाँ आ गया 2744। 2744 माइनस कितना आया बेटा, दिस इज 24। एक सेकेंड में अपने मतलब कैलकुलेशन वाला काम आप कर लीजिएगा। आई एम यूजिंग दिस कैलकुलेटर कि ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए, मोनोटोनस ना हो जाए हमारी क्लास। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 2744 बिल्कुल ठीक है। 24 इंटू में 3 इंटू में 14, तो ये आ गया 1008 ओके और माइनस 2744, यह आ गया 1736। देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिजिट बड़ी है और एमसीक्यू क्वेश्चन है ये, ऐसे ही होगा सॉल्व। सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी डालनी है, इधर भी क्यूब हो गया आपकी। अब यहां पर एक मिसिंग वैल्यू थी, वो आपने कैलकुलेट करनी है, यह आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब इसको आप यहां डाल दो। इसकी वैल्यू क्या है बेटा हमारी 1736, इसकी वैल्यू आपको पता है बेटा 14, यहां से आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है। 14 से इसको बस हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 124। कितनों ने ठीक किया है ये आप चेक कर लेना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सारे क्वेश्चन चुनिंदा हैं बेटा, इनको तो करके जाना ही जाना है। इस जैसे 4 4 5 5 और करो, अपने आप क्वेश्चन डबल 5 गुना 10 गुना भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, गॉट इट। तो इस प्रकार का आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, खास करके क्यूबिंग वाला, वो आपको करना है, गॉट इट। चले अगला सवाल। ये देखो फिर एक आया क्यूबिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये आया x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लीनियर से क्यूब पर जाना है तो क्यूबिंग करनी पड़ेगी, लीनियर से स्क्वायर पे जाओगे तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, हम क्यूबिंग बोथ साइड्स। आई होप आप पहले खुद सॉल्व कर रहे होंगे पॉज करके। तो ये आया x प्लस 1/x का होल क्यूब और √3 का होल क्यूब, तो ये आया a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b, ठीक है जी। तो ये आ गया भैया 3√3, गॉट इट। इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। ये आ गया 3 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको कितनी दे रखी है बेटा 3√3, इसकी वैल्यू √3 और ये 3√3 और √3 का क्यूब भी कितना होता है 3√3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये 3√3 ये 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ गई भैया 0 आ गई। a इज द आंसर, समझे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस जैसे 50 आपको मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे ये भी एक मुद्दा है, आप एग्जाम्पलर कर सकते हैं, ऑनलाइन टाइप कर दे यार, ऑनलाइन टाइप कर दे। 50 ऐसी साइट्स हैं जहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पहला। दूसरा, आपके आस पड़ोस में जितने बच्चे 9th के उनका पेपर,
ठीक है जी। तीसरा, टेलीग्राम चैनल हमारा, पेपर्स में वहां पर भेज रहा हूं, पेपर्स में वहां पर भेज रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उठा सकते हो, या फिर ऑनलाइन साइट्स बहुत सारी है। गॉट इट। वन ऑफ द फैक्टर, ये है फैक्टराइजेशन का, बच्चे बहुत कम क्वेश्चन करके जाते हैं इसके। फैक्टराइजेशन या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, लॉन्ग डिवीजन, ये तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरे किस्म का फैक्टर जो आइडेंटिटी बेस्ड होता है, कॉमन लेने वाला होता है, ये बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसके भी मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक ये एक आगे आएगा। तो देखो भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 25x² - 1, 1 + 5x²। समझो, अब मैं इसको लिख सकता हूं 5x² - 1 का स्क्वायर। गॉट इट। अब ये शायद 1 से 1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में, पता नहीं क्यों। यहां पर ना इसका होल स्क्वायर होगा बेटा, जहां तक मुझे लग रहा है। यहां पर ये ना होल स्क्वायर होगा, ये वाला स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर होगा 100%। क्लियर है, बाकी देख लेते हैं, आंसर से पता चल जाएगा। तो यहां पर आया a² - b², और ये है बेटा 1 + 5x का होल स्क्वायर। गॉट इट। यहां पर आया a + b और a - b, और ये आया 1 + 5x का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन आया 1 + 5x कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा 5x - 1 और 1 + 5x। देखो ना, a + b, a - b, आइडेंटिटी लिख देना, और यहां पर ये 2 हैं, ठीक है, इसमें से एक तो कॉमन आ गया, यहां से ये बचा और एक तो बचा हुआ है ना। अब यहां से 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आया 1 + 5x और ये आया हमारा 10x। अब इन दोनों में से देखो क्या मिल रहा है आपको, एक तो 10x भी है और 1 + 5x नहीं है, तो ये 2 फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1 और फैक्टर नंबर 2। अगर ये सब्जेक्टिव आएगा तो दोनों छोड़ने हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई एक एमसीक्यू में कोई एक ही आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या दिख रहा है बेटा यहां पर 10x, तो 10x इज द आंसर। गॉट इट। फैक्टर मतलब टुकड़े करना, क्वाड्रेटिक के 2 टुकड़े होते हैं, क्यूबिक होती तो 3 टुकड़े होते हैं। गॉट इट। क्यूबिक के केस में क्यूबिक की आइडेंटिटी या लॉन्ग डिवीजन लगेगा, क्वाड्रेटिक के केस में लॉन्ग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या फिर आपको लगेगी आइडेंटिटीज और कॉमन वॉमन ले लेना। गॉट इट। ठीक है जी। तो हाईली इंपॉर्टेंट बेटा, मैं फिर कहूंगा, ये एक बारी में नहीं बनी है पीपीटी, बहुत मेहनत से बनाई गई है। 30 ढूंढने आसान नहीं थे, कोई भी 30 नहीं है ये। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस और मिरर इमेज दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, ये दोनों आ सकते हैं। तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि इस पीपीटी में नहीं मिलेगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट जानना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 1 शॉट देख लो, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका एक्स एक्सिस से दूरी होती है y, यानी 4 यूनिट्स, यानी 4 यूनिट्स। और अगर इसी की दूरी y एक्सिस से पूछी होती तो आंसर आएगा 3 यूनिट्स। गॉट इट। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, एक पॉइंट में ये एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूं, आपको दूरी बतानी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। गॉट इट। ठीक है जी। तो देखते हैं कौन सही बताएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट। चलिए आगे। तो मतलब मैंने बताया ना, एक्स का डिस्टेंस पूछा होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होगा तो ये आंसर होगा, वाई एक्सिस से पूछा होगा तो ये आंसर होगा। क्लियर है। चलो अगला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा जनता तो छोड़ ही आएगी इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ढंग से देखो, ये मैंने ऑफलाइन के अंदर भी कराया हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन दिस, ये पूरी लीनियर इक्वेशन है, विद दिस, ये पूरी एक लीनियर इक्वेशन है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको इससे कंपेयर करो, और C अगर 41 है तो K की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, पहले उसको ठीक कर लेते हैं। यह आया बेटा 4x प्लस K - 1 प्लस 7x प्लस 21 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6x - 6 प्लस 5y - 5। गॉट इट। तो यहां पे देखो 4x
प्लस 7x माइनस 6x, तो ये 5x आ गया। ठीक है, फिर यहां पर अगर हम बात करेंगे 4y माइनस 5y, तो ये सिर्फ माइनस y आ गया। ठीक है, फिर कांस्टेंट की बात करो, कांस्टेंट की अगर बात करोगे तो यहां पर आया k प्लस 20 और प्लस 11 इक्वल्स टू 0, तो 5x माइनस y प्लस k प्लस 31 इक्वल्स टू 0। यह आ गई बेटा हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको इसको कंपेयर करना है इसके साथ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मेरे a की वैल्यू क्या होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी -1 और c की वैल्यू क्या होगी k प्लस 31। हाँ या ना, c की वैल्यू क्या होगी बेटा k प्लस 31 और c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 41। तो भैया हमारे k की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई भैया 10 आ गई। आई कि नहीं आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो। पहले आपने इस विचित्र विशाल खली टाइप की इक्वेशन को पहले आपने बनाना है छोटा, गॉट इट। आपने उसको स्टैंड फॉर्म में किया, कंपेयर करके c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आपको पता थी, यहां से k की वैल्यू आ गई। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जॉन इज ऑफ द सेम एज एज मोहन, जॉन और मोहन की उम्र सेम है। राम इज ऑल्सो द सेम एज एज मोहन। ठीक है जी, मतलब जॉन की एज किसकी एज के बराबर है भैया? मोहन की एज के। ओके, और राम की एज जो है वो भी मोहन की एज के बराबर है। विच यूक्लिड एक्सियम इलस्ट्रेट्स द रिलेटिव एज ऑफ जॉन एंड राम। तो जॉन और राम भी तो बराबर होंगे ना बेटा। थिंग्स विच आर इक्वल्स टू सेम थिंग आर इक्वल्स टू वन अनदर। कौन सी एक्सियम लगेगी ये आप कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बता रहा। अब देखो मैं यहां पर आपको बात बताऊंगा। अभी हाल ही में इस रिकॉर्ड करने से पहले 10 मिनट पहले मैं अभी ऑफलाइन से डाउट लेकर आया हूं, और कुछ बच्चों का कल यानी जो कल आने वाला है वहां पर 9th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम है। तो मैं उनसे एक्सियम और पोस्टुलेट सुनकर आ रहा हूं। 9th में भी देखो मैथ्स भी सुननी पड़ रही है। तो यहां पर एक्सियम पोस्टुलेट याद करने हैं, लाइन वाइज याद करने हैं। वो आपसे पूछेगा कि कौन सा एक्सियम है और कौन सी पोजीशन पर है, तो यहां पर आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा है। मुझे तो पता है, आपको भी पता है, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे कि ताकि बच्चे को पेपर खोलना ही पड़ जाए। जिसको नहीं आता अभी तुरंत वीडियो को स्टॉप करो और जाओ एक्सियम पोस्टुलेट याद कर लो। 1 से लेकर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई, 100% लिखवा लो। ठीक है जी, तो इसका जवाब आप कॉमेंट में बता देना यार। एंगल विद द मेजर एक्स एंड वाई फॉर्म्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम होता है 90, जिनका सम होता है 180, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंगल विद द मेजर एक्स एंड वाई फॉर्म्स अ कॉम्प्लीमेंट्री, देन द एंगल विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री। मतलब देखो एक्स और वाई, कलर चेंज करते हैं। हमको बात क्या गिवन है बच्चों कि x प्लस वाई जो है वो तो 90 है। हमें क्या बताना है, ढंग से समझो। कह रहे हैं देन एंगल विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर, इनमें से कौन से एंगल का जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री बनाएगा। यानी इनको ऐड करोगे ना, सप्लीमेंट्री तभी तो बनाएगा। जैसे मैंने ए वाला ट्राई करते हैं, x प्लस 47 प्लस वाई प्लस 43, तो x प्लस वाई प्लस 90 और ये भी 90 है, तो यस ये दोनों क्या बना रहे हैं बेटा हमारे सप्लीमेंट्री। तो पहला ही आंसर आ गया, तो पहला ही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, चलो इनमें देखो क्या ये बना रहे हैं x माइनस 23 प्लस वाई प्लस 23, ये तो कट जाएगा। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं ना बेटा, तो ये आंसर हमारा नहीं है। इधर भी देखोगे तो यहां तो आंसर 0 आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और वैसे भी अगर पहला ही आंसर हमारा आ गया
तो आगे तो पढ़ने की कोई नीड है ही नहीं। आगे तब पढ़ना है जब बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी, ऐसा कोई ऑप्शन होगा। यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, तो सीधा सीधा हमने किसको टिक कर दिया, फर्स्ट वाले को। क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहे एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री है, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सप्लीमेंट्री है। तो हमने चेक कर लिया, हमने एक्स प्लस वाई की जगह क्या डाल दिया बेटा, 90, क्योंकि वो तो गिवन है। सही है, बढ़िया क्वेश्चन। अगला ये फिगर है। अब ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन फिगर से ही करके दिखा देता हूं। ओरली क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, डायरेक्ट ट्रैक करना है। तो ये रिलेशन बनाने हैं, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दी हुई हैं। ये वाला एंगल 25 का दिया हुआ है, ओके, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको क्यू आर एस निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल निकालना है, ये पूरा एंगल। ठीक है जी, तो देखो बड़ा ही सिंपल है यार। ये 25 है बाबू, तो ये कितना होगा, 25 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इस भाई ने हमें हिंट दे दिया कि इसको आगे बढ़ा दो। सही है, क्लियर, डन। अच्छा, अब ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, बहुत सही, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। ये 60 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा बेटा, हमारा 60 का होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 का है, तो ये वाला कितने का होगा बेटा, हमारा 120 का लीनियर पेयर। ये 120 है, तो ये भी कितने का होगा भैया, 120। पैरेलल है, बढ़ाने की कोई नीड भी नहीं है वैसे तो। ये 120, तो ये 120 कॉरेस्पॉन्डिंग, तो टोटल एंगल कितने का आ गया भैया हमारा, 145 डिग्री का। चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, लो जी, दोबारा देख लो। क्या कह रहे हैं जी, ये 25 का है, तो ये भी 25 डिग्री का होगा प्यारे बच्चों। अब ये 60 का, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ये 60 है, तो ये भी कितने का होगा भैया, 60 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये 60 है, तो ये कितना होगा भैया हमारा, 120 डिग्री लीनियर पेयर। ये 120 है, तो ये वाला भी कितना होगा भैया, 120 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो पूरा कितना आ गया भैया हमारा, 145। सही है, सही है, सिंपल है, सिंपल है। चले आगे देखो, इन दिस गिवन फिगर, बहुत ही देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो जो एंगल फाइंडिंग वाले क्वेश्चन है ना, एंगल फाइंडिंग वाले क्वेश्चन समझ लो ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारी एनसीईआरटी में खास करके लाइंस एंड एंगल्स और सर्कल, सर्कल का एएमटी वाला है, याद है ना, एंगल मेजर थ्योरम। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसी हैं जो 1 मार्कर है। उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जिसमें आप एंगल मेजर थ्योरम या एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेमी सर्कल, ये सब लगाकर अभी क्वेश्चन करेंगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1 मार्कर है। अब देखो ये 145 है, ये 50 है, ये निकालना आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते थे इसमें। ये 50 है, तो ये वाला कितने का आ गया भैया, 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 को इंटीरियर यानी सप्लीमेंट्री। तो ये वाला एंगल कितने का आ गया भैया हमारा, 35। अब इन दोनों का टोटल आ गया 85। ये तो मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है। सही है, गॉट इट, बढ़िया। तो जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो एनसीईआरटी पोर्शन काफी एनफ रहता है, गॉट इट। अब यहां पर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, अगर आप लोगों ने मेरा ट्राइंगल्स चैप्टर का 1 शॉट देखा हो, तो वहां पर मैंने आपको इंसिस्ट किया था, इंसिस्ट नहीं, मैंने बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था वहां पर कि ट्राइंगल का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, मैं आपको दोबारा बताता हूं। आओ, कह रहे ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है। ए बी जो है, दूसरा कलर कौन सा कलर, लाल इज गुड। ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर है। बी सी जो है वो पी आर के बराबर है। और सी ए जो है वो बची हुई इसके बराबर, ये 3 आ गई। ठीक है ना, तो एबीसी ट्राइंगल, अब इनमें से कौन सा ठीक है। देखो ट्राइंगल के नाम अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर होनी चाहिए। समझो मतलब क्या रहा हूं, आपको कैसे चेक करना है, चेक करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। हाँ जी, तो ए बी क्या पी क्यू के बराबर है, यहां जैसे लिखा है वहां पे भी ऐसे लिखना है। क्या ए बी पी क्यू के बराबर है, नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहला ही फेल हो गया। अच्छा जी, क्या सी बी जो है पी आर के बराबर है, क्या सी बी पी आर के बराबर है, हाँ जी है, बिल्कुल है। क्या बी ए जो है वो आर क्यू के बराबर है, बी ए जो है वो आर क्यू के बराबर है, हाँ जी है।
क्या सी ए जो है पी क्यू के बराबर है? सी ए पी क्यू, यस, ये हो गया आंसर, ये तो हो गया आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्यों नहीं है ये बताता हूं आपको। देखो, क्या बी ए आर पी के बराबर है? क्या बी ए आर पी नहीं है? देखो, क्या बी सी पी क्यू के बराबर है? बी सी क्या पी क्यू के बराबर है? नहीं है। तो यानी बी इज द आंसर। तो यानी जो साइड बराबर दी हुई है वो नाम में भी साथ में होनी चाहिए, नाम में भी कॉरेस्पॉन्डिंग दिखनी चाहिए। समझ रहे हो? ये रहा कॉरेस्पॉन्डिंग, बी सी की कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर, बी ए की आर क्यू और सी ए की पी क्यू। अगर ऐसा नहीं है, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर ऐसा नहीं लिखते हो, अगर आप लिख के आए तो गलती से एबीसी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, तो रॉन्ग हो गया वो आंसर। मैं तो नंबर काट लेता हूं, मैं तो नंबर, और बहुत अच्छा बच्चा अगर मेरी क्लास का होता है तो नंबर एक भी नहीं देता। 3 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक भी नंबर नहीं दूंगा मैं उसको, ताकि उसको एक दंड मिले। ठीक है, चलो। इफ इन ट्राइंगल ए सी बी एंड पी क्यू आर, तो दो ट्राइंगल है, हम बना लेते हैं। ट्राइंगल नहीं गिवन, ट्राइंगल ए सी बी और ट्राइंगल पी क्यू आर। कह रहे ए सी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो आर क्यू के बराबर है। देन अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है यूजिंग साइड एंगल साइड, तो इनमें से क्या मुझे जरूरत पड़ेगी? समझो, साइड एंगल साइड। यहां पर ही मैंने बहुत दबाव लगाकर एक आपको बात बताई थी कि साइड एंगल साइड में जोन सी दो साइड आप लोगे, एंगल वही बीच वाला होगा। तो यहां पर अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो डेफिनेटली आपको यही वाला एंगल बराबर चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तभी साइड एंगल साइड लग पाएगा। अगर मैंने ये वाला एंगल लिख दिया तो साइड साइड एंगल नाम की कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं है। तो एंगल सी जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, यानी डी ऑप्शन आ गया। गॉट इट है बच्चों? समझ में आ गई बात? तो यहां पर दो चीजें हैं, ये दो क्वेश्चन लगातार ट्रायंगल के आए, जहां पर हम लोगों ने देखा एक तो नेमिंग के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है और एक क्राइटेरिया के ऊपर इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जहां पे सीपीसीटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बताओ इनमें से चारों में से कौन सा बराबर होगा? एक सीपीसीटी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। गॉट इट? चले, चलो। अब यहां पर एक सवाल है, पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम दे रखा। अरे भाई साहब, ये सवाल नहीं है, ये बवाल है, बवाल सवाल है। मेरे ऑफलाइन में मैंने इस क्वेश्चन पर 500 रुपए का कैश इनाम रखा था, वो 500 का नोट आज भी मेरी जेब में घूम रहा है। यानी नहीं सवाल सॉल्व कर पाए थे वो उस 1 घंटे के अंदर। चलो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं सवाल का असली तरीका क्या है। पहले क्वेश्चन समझाते हैं आपको। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। पी क्यू आर एस इज अ ट्रेपीजियम इन विच पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। ओके, और एस आर की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको 40, एस आर की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 40। ठीक है जी, और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको बच्चों 60, और ए और बी दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं। पी एस, ठीक है जी, आपको वैल्यू निकालनी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ एस ए बी आर अपॉन में ए पी क्यू बी। ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। ठीक है जी, और यहां पर एक बात ऐसी रह गई है कि ये भी पैरेलल ही होगा बेटा। ठीक है ना? ये तीनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। गॉट इट? अब देखो इसके अंदर हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। पहले होगी बच्चों एक कंस्ट्रक्शन, पहले होगी एक हमारी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी? देखो, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, और यहां से हम लोग ये एक चीज ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार से। सही है, इसको हमने एक्सटेंड किया और यहां से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका नाम आप कुछ भी रख लो, इसका नाम आप कुछ भी रख लो, एस पी, यहां पर टी नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे? देखो, ये इसके बराबर है कि नहीं है? एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया और एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। ठीक है जी, तो यहां लग गया हमारा एंगल साइड एंगल। पहले लिख के दिखाता हूं, प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बना सकते हो। एंगल एस आर बी एंड ट्राइंगल टी क्यू बी। नेमिंग इज इंपॉर्टेंट।
तो जो हमारा एंगल ले लेते हैं, एंगल एस आर बी जो हो गया वो बराबर हो गया टी क्यू बी के। देखो यार, अब पेपर में ये सब थोड़ा लिखोगे तो ओरली करोगे ना भैया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके ना, वो तो बराबर ही हो जाएगा ना, समझो। लेकिन अभी मैं आपको सब्जेक्टिवली सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए, पेपर में इतने टाइम नहीं लगेगा। तो एस आर बी टी क्यू बी के बराबर आ गया, और फिर जो हमारी आर बी है वो हमारी क्यू बी के बराबर आ जाएगा, गिवन है। और ये वाला जो एंगल है हमारा कौन सा, एंगल एस बी आर इज इक्वल्स टू टी बी क्यू, यहां पर आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो गिवन था। तो ट्रायंगल एस आर बी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है टी क्यू बी के बाय साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमारा क्यू टी जो है, क्यू टी जो है वो हमारा आर एस के बराबर हो गया। तो क्यू टी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई भैया, 40। क्यू टी की वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई भैया, हमारी 40 आ गई। अब समझो, अब क्यू टी की वैल्यू अगर हमारी कितनी आ गई है, 40, और ये भी कितना हो गया भैया हमारा 40। सही है, डन है, ओके। अब अगर ये मिड पॉइंट है, सही है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये इसके हाफ होगा। ठीक है जी, देखो इन ट्रायंगल एस पी टी, इन ट्रायंगल, ओहो, इन ट्रायंगल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, एस पी टी, एस पी टी जो ए बी है वो मिड पॉइंट है, जो ए बी हो जाएगा वो हाफ ऑफ पी टी हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो जो ए बी है वो हाफ ऑफ 100 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 50 आ गई मेरी। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 50 आ गई है। बस अब हो गया आपका काम। अब आपको इनका एरिया का रेशियो निकालना है। आ जाओ जी, एरिया ऑफ एस आर, एस ए बी आर, एरिया ऑफ एस ए बी आर पूरा लिख के दिखा रहा हूं, डिवाइड्स बाय एरिया ऑफ ए पी क्यू बी, एरिया ऑफ ए पी क्यू बी। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 इनटू में हाइट, और हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 50 प्लस 100, 50 प्लस 100, और इसकी भी हाइट वही होगी क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट है। जो हाइट ये वाली होगी प्यारे बच्चों, जो हाइट ये होगी वही हाइट यही होगी क्योंकि एकदम मिड पैरेलल दिया हुआ है। बस अब तो तुम्हारा काम हो गया। काम कैसे हुआ, आपको काटना है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 90 अपॉन में 150, 9/15, 3:5 हमारा आंसर आ गया, 3:5। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये कितना आया, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 90 अपॉन में 150 हुआ ना, 90 अपॉन में 150, ऑप्शंस आर रॉन्ग ना। ये 90 है, 50 था ना, 50, और ये कितना हो गया हमारा 100, 60 गिवन है ना, हाँ, तो 60 प्लस 40 कितना होता है 100, 100 का आधा कितना हो गया भैया 50, तो ये आ गया 90 और ये आ गया। मैंने कई बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया यार, ऑप्शंस रॉन्ग है इसके, ऑप्शंस रॉन्ग टाइप हुए हैं। 9/11, 9/11 तो नहीं है, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ आराम से। 9/15 यानी 3/5, 9/11 तो हो ही नहीं सकता यार, 9/11 तो हो ही नहीं सकता, ये थोड़ा ना आएगा। ओ हो, यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत ले लिया, 50/110 आएगा ना, 50 बाय मतलब ऐसे लेंगे, ये हुआ गलत, थोड़ा सा गलत हो गया, ये गलत हो गया। हाँ जी, ट्रेपीजियम का बेस तो 60 ही है ना, पूरा थोड़ा लूंगा, 50 प्लस 60 आएगा ना, 50 प्लस 60 आएगा, ये आ गया 50 प्लस 60, तो 90 अपॉन में 110, तो 9/11 आया, बिल्कुल ठीक है, 9/11 इज द आंसर, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, सही है, डन। वो मैंने पूरा पीटी ले लिया ना, जबकि मुझे सिर्फ पीक्यू लेना है, मैंने पूरा पीटी ले लिया, मुझे सिर्फ यहां तक लेना था, 60 लेना था। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ही रिपीट जाकर देखे फिर आगे बढ़े, एक बार ही दोबारा देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, प्लीज। चलो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं।
ये क्वेश्चन है विच इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विद द हेल्प ऑफ द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एंगल आपको निकालना है एस, एंगल एस निकालना है, ठीक है जी। ये 260 है, तो कंप्लीट एंगल ये कितना हो जाएगा 100। अब इन सब का सम कितना हो जाएगा हमारा 360, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी, इन सब का सम। तो क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर? बेटा आए हैं आपके सामने, ये रहा स्कूल का पेपर ही है, ये भी एक स्कूल के पेपर में ही गिवन है, किसी किताब से नहीं उठाया हुआ बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं ये क्वेश्चन, आए हुए हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारा -15 और ये आ गया -10 इज इक्वल्स टू 360। 3x की वैल्यू आ गई भैया 370। ऐसे कैसे हो गया? दोबारा देखो, ये आ गया -15 + 5 -10 और वहाँ जाकर हो गया 370, तो x की वैल्यू हो गई 370/3। ओके, इसमें से 19 माइनस करना है, ये तो होता ही नहीं है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। x + 4 100, x - 19 x + 5, गॉट इट। 1 2 और 3, 3x हो गए, ये आ गया -15 + 5 तो -10, बिल्कुल ठीक है। और -10 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा 370, 3 से डिवाइड तो होगा ही नहीं बेटा ये, तो कुछ ना कुछ लोचा है भाई, कुछ ठीक कराया होगा स्कूल के अंदर। यहाँ तो 100% यार कुछ ना कुछ लोचा हमारा रहेगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू में 19 माइनस कर देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं राउंड ऑफ तो नहीं किया हुआ इन लोगों ने, राउंड ऑफ तो नहीं किया हुआ। देखो यहाँ पर आता है 1 2, हाँ ऐसे कुछ राउंड ऑफ सा किया होगा, तभी हमारा 101 के आसपास आंसर आ जाएगा। अगर वैसे तो ठीक है, वरना ऑप्शन आर रॉन्ग। कंप्लीट आंसर तो यहाँ पर नहीं आने वाला। देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ ऑलरेडी, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। सर्कल का क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, पढ़ी थी थ्योरम, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है OA 5 सेंटीमीटर है। OA कितना है भैया 5, कलर चेंज करते हैं। OA दे रखा है भैया 5, AB दे रखा है आपको पूरा 8, ठीक है, तो ये 4 और ये 4 हो गया। OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? CD की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो आप OC की वैल्यू निकाल लो, पहले तो आप OC की वैल्यू निकाल लो। इन ट्राइंगल AOC, OC की वैल्यू क्या आएगी? देखो 5 का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 - 16 OC का स्क्वायर। OC की वैल्यू आ गई 3, समझो OC की वैल्यू आ गई है 3 और पूरा कितना है? रेडियाई 5, तो ये कितना बचेगा बेटा हमारा 2। कितना आ गया आंसर? 2। ओरल क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वही वाली कंसेप्ट है। परपेंडिकुलर तो ये बाइसेक्ट भी करेगा। 4 4, क्लियर। अगला, गिवन बिलो इज अ सर्कल। देखो देखो देखो, सर्कल दे रखा है, तो विच, इसमें से कौन सा ठीक है? देखो कितना गंभीर, देखते ही छोड़ने का मन कर जाए ऐसा क्वेश्चन है। ध्यान समझना, लेकिन तुम लोग ध्यान समझना, ये वाला एंगल A दे रखा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? कलर चेंज करते हैं। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 180 माइनस एंगल A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल A हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला आपको B दे रखा है, फिर ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? B/2 हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा बेटा? B/2। क्यों हो जाएगा? एंगल मेजर थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर is always double of the angle subtended by it at remaining part of the circle। ये B है तो ये B/2 हो जाएगा इतना। कौन सा एंगल निकालना है? BCD, B कहाँ गया? BCD, ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो निकालो BCD। ये कैसे निकलेगा? चलो निकाल लेते हैं। ध्यान देखो, ये वाला एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल निकालना है, सिंपल सी बात है। ये एंगल 180 माइनस A है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा? 180 माइनस A, एंगल इन सेम सेगमेंट। और ये दोनों रेडियाई हैं बेटा, तो ये B/2 है, तो ये भी क्या होगा बच्चों? B/2। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे, यही जोड़ लेता हूँ व्हाइट पे, 180 माइनस A प्लस B/2। देखो आंसर,
देखो आंसर, माइनस कॉमन ले रखा है तो क्या आया, a माइनस बी बाई टू। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है, a माइनस बी बाई टू 180 वाला, तो आंसर इज बी ऑप्शन। बी नहीं, ए ऑप्शन। सही है ना, माइनस कॉमन लिया था ना, ओहो देखो कितना कंफ्यूजिंग है। डी ऑप्शन, सोच समझ के करना है टिक। 180 माइनस ए माइनस बी, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, ये तो आ जाएगा। क्या है बेटा, ये बी है तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू। ये दोनों बराबर हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, बी बाई टू। गॉट इट। ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए, लीनियर पेयर। एंगल इन सेम सेगमेंट, तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। इन दोनों को हमने जोड़ लिया, आंसर आ गया। क्लियर। एंगल इन सेम सेगमेंट और डिग्री मेजर या एंगल मेजर थ्योरम लग गई। ये क्वेश्चन आया, देखने में हवा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फिगर देखो ढंग से बस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल दिया हुआ है और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। देखो ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ओके, अब ये पैरेलल है तो x प्लस 125 किसके बराबर हो गया भैया, 180। को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, को इंटीरियर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 55 डिग्री। दोबारा से घूम के आपको x की निकालनी, देखो ये और ये का सम कितना, 180, ये और ये का सम भी कितना, 180। ये तो होता है साइक्लिक की वजह से और ये होता है पैरेलल की वजह से। ठीक है जी, घूम फिर के वही आएगा, घूम फिर के वही आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो क्या क्या रखा है। देखो भैया गंभीर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा समझना समझना क्वेश्चन, इसमें फिगर का रोल इतना ज्यादा है नहीं। क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार इंटीजर, 4 5 6 8 9 10, समझ रहे हो, तो लगातार इंटीजर हैं। तो हम लोगों ने लेट कर लिया x को a, y एक और बड़ा हो जाएगा और z एक और बड़ा हो जाएगा, लगातार है ना, a में एक जोड़ा फिर एक और जोड़ दिया। गॉट इट। अब हमें क्या रखा है, ध्यान से समझो, ये एक 90 डिग्री है, ये y है, ये z है, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा x, क्योंकि पूरा कितना है 2x। अब जो हमारा z का स्क्वायर होगा वो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा। दो क्वेश्चन आ चुके हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड और पाइथागोरस थ्योरम के। ढंग से देखना, z की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, a प्लस 2 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितनी है बेटा हमारी, a का स्क्वायर। क्लियर है। आपको तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, a निकालना है आपको। क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ आ गया ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इन दोनों को वहां ले जाओ, 0 बचा। ए स्क्वायर 2a में से 4a जाएगा -2a और ये आ गया -3। क्लियर है जी, क्लियर है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी पड़ेगी, वो आपको आनी चाहिए। -3a प्लस a -3, a कॉमन a -3, 1 कॉमन a -3, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, a प्लस 1 और a -3। गॉट इट। अब ये दोनों 0 के बराबर हैं तो हमें क्या करना है, एक बारी a प्लस 1 को 0 रखना है और एक बारी a -3 को 0 रखना है। a की वैल्यू -1 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई। देखो दोनों में से कौन सा आंसर है, हाँ जी, -1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। हमको दिया हुआ है 3 तो 3 देखेंगे, दोनों ही आंसर है। इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है ना, तो दोनों ही आंसर है। हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, ये, क्योंकि x और a तो बराबर थे तो 3 आंसर आ गया। y पूछता तो 4 हो जाता, z पूछता तो 5 हो जाता। क्लियर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2-4 बारी प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी बच्चों। ये क्वेश्चन है, रोम्बस एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव सेम बेस, हैव सेम पेरीमीटर। रोम्बस और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी 4 इंटू साइड और 3 इंटू साइड। ठीक है जी, चलो ओके ओके। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 60 दिया हुआ है तो 60 इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई भैया हमारी 20 इक्विलेटरल ट्राइंगल की।
क्या निकालना है बेटा? द ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलर ट्रायंगल। समझो, पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये कितना आ गया हमारा? 20 20 20। आपको हाइट निकालनी है, पहले आपने साइड निकाल ली, अब आप एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालो। क्या होता है? फॉर्मूला याद करके जाना बच्चों, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये आ गया। एरिया ऑफ इक्विलर ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट भी तो निकल सकता है। एक ही ट्रायंगल का एरिया अगर हम दो अलग अलग तरीके से निकालेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। और √3/4 20 इंटू 20, एक 20 से कटा 20, 2 1 जा 2 2 जा, ये कट गया 10। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। पहले पेरीमीटर से साइड निकाली, साइड से एरिया निकाला, और वही एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर रख दिया, वहां से हाइट आ गई। क्लियर है? सिंपल सी बात है। टिंकू हैज अ triangular cardboard sheet in his hand having one angle of 90 degree. One side of a triangular cardboard sheet is 5 centimeter and the difference between the other two sides is 1 centimeter. कोई एक साइड 5 है और बाकी दोनों का डिफरेंस कितना है? बाकी दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। समझो, मान लेते हैं C हमको दे रखा है 5 और A माइनस B आपको दे रखा है 1। कोई भी एक का, हम मान लो मैंने C ले लिया 5, आप B को भी 5 ले सकते थे, सी को ए को 5 ले सकते थे। मैंने सी को क्या ले लिया? 5, और बाकी दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या ले लिया बेटा? मैंने 1 ले लिया। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर? 1 + b। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। सी का स्क्वायर 25 हो गया, ए का स्क्वायर 1 + b का होल स्क्वायर हो गया, और ये b² हो गया। तो यहाँ पर भी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट लाइक ये वाली। गॉट इट? देखो ये आया बेटा a² प्लस b² प्लस 2ab, 25 2b² प्लस 2b प्लस 1 इधर चला जाएगा, 2b² प्लस 2b माइनस 24, 2 कॉमन ले लो, b² प्लस b माइनस 12, 2 यहाँ के नष्ट हो जाएगा बेटा, b² प्लस b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन हो गया, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन हाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, क्या आया? 4 और 3 फैक्टर आ गया बेटा, तो b की वैल्यू आ गई 4। देखो b + 4 माइनस 3 b + 4, तो एक फैक्टर आया b + 4, एक आया b - 3। अब ध्यान से देखो b की वैल्यू एक आ जाएगी -4 और एक आ जाएगी 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, b तो कोई एक साइड है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों 3। हमें क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर। अब देखो हमारा a कितना हो गया? 4, b कितना हो गया? 3, और c कितना हो गया? 5। हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर, वो आ गया 4 + 3 + 5 / 2। सेमी पेरीमीटर तो ऐसे कैसे आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है? गलत आ रहा है भाई, ये तो पेरीमीटर दे रखा है यहाँ तो हमें। कितना आया? 8, 12/2 यानी 6 आ रहा है हमारा तो आंसर। सेमी पेरीमीटर ऑफ द शीट गलत आ रखा है। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर कार्डबोर्ड इज 5, द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 साइड्स इज 1। सही है, सही है, सही है, सही है। रॉन्ग ऑप्शन है बेटा, इसमें आंसर 6 आएगा। ठीक है ना? आप कोई भी साइड ले सकते हो, या तो ये मेंशन करें कि वो हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब अदर देन हाइपोटेन्यूज, तो हम ए और बी को 5 लेंगे, तो 5, 12 और 13, फिर आंसर क्या आएगा हमारा? 15 आएगा। ठीक है ना? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना आप कोई भी कुछ ले सकते हो, ऐसा होगा नहीं। अगर ये हमने ए और बी में से कुछ लिया तो हमारा ए अगर 5 है तो बी हमारा कितना आ जाएगा? 6, और वो कितना आ जाएगा? कुछ और, तो हमारा सेमी पेरीमीटर बन सकता है। तो 15 हमारा आंसर आने की उम्मीद है, 15 या 16, लेकिन इस केस में हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे बताना चाहिए कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हमने तो हाइपोटेन्यूज मान लिया, बाकी तो उससे छोटे ही आएंगे।
पैरी, ये हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि जो हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो इतने छोटे हैं कि वहां पर एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन हमारा बनता है, ठीक है ना, इतने छोटे हैं। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 एंड द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स टू द बेस। तो लेट रेशियो बी इन एक्स, तो हमारा ए कितना हो जाएगा 3x, बी कितना हो जाएगा 3x, और जो बेस है वो कितना हो जाएगा भैया 2x। दो इक्वल साइड तो सेम रहेंगी ना, तीसरी अलग हो जाएगी। अब 3x, 3x और 2x 32 के बराबर आ गया, तो ये 8x इज इक्वल्स टू 32 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो एक आ गया 12, b आ गया 12 और c आ गया 8। अब आप एरिया निकाल लेना, ठीक है, इतना तो कर ही लोगे। रेडियस ऑफ अ स्फीयर 2r है, तो वॉल्यूम क्या होगा? बहुत सिंपल है यार। अब देखो फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, अब ये बात समझ लो कि जितने भी ये फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब, तो क्या आया भैया 4/3 पाई 8r क्यूब, 32/3 पाई आर क्यूब, डी ऑप्शन। फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। राधिका हैज एन इलास्टिक बॉल हैविंग अ स्फेरिकल शेप, व्हेन शी स्ट्रेच्ड इट इन ऑर्डर टू ट्रिपल इट्स रेडियस, अगर रेडियस ट्रिपल हो जाएगा, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बॉल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रेच्ड बॉल। तो यानी आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल। कल 10th के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, तो जो पहले बोला जाएगा वो ऊपर रखना है। आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल टू यानी डिवाइड टू द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेच्ड बॉल। तो ये आया बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर हमने उसको स्ट्रेच किया था तो हमारा रेडियस 3 गुना हो गया था, ट्रिपल हो गया था। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब 27 आर क्यूब, यह आ गया 1:27। क्या आ गया 1:27। क्लियर है, डन है। चलो बस अब फिनिश होने वाले हैं बेटा, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन ए एंड बी इज x/y। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ए एंड वॉल्यूम ऑफ कोन बी क्या दे रखा है बच्चों? x/y। फॉर्मूला ओरिएंटेड है। और हाइट का रेशियो दे रखा है a/b, ठीक है जी। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई b to a का निकालना है, यानी अब समझो, देखना ये होता है 1/3 पाई आर ए अपॉन में एच ए स्क्वायर, 1/3 पाई आर बी का स्क्वायर और एच बी, यह है x अपॉन में y। इनसे तो ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर बाय ए, आर स्क्वायर बाय बी, ये आपको रेशियो दे रखा है कितना बेटा? a/b, और ये x अपॉन में y, ये ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे, तो आर ए अपॉन में आर बी का स्क्वायर क्या आ गया बेटा? bx अपॉन में ay। बच्चा ना देखते ही छोड़ देता ऑप्शन, स्क्वायर वहां जाकर क्या हो गया? अंडर रूट। समझो, तो ये आया आर ए अपॉन में आर बी का स्क्वायर, चलो स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट बन जाएगा। तो ये आ गया अंडर रूट बी एक्स अपॉन में ए वाई। लेकिन आपसे पूछा था बी टू ए, तो उल्टा करना पड़ेगा, आर बी अपॉन में आर ए क्या हो जाएगा बेटा? ए वाई अपॉन में बी एक्स का अंडर रूट। बात समझ आ गई है? यह आ गया हमारा ए एक्स अपॉन में बी वाई का अंडर रूट, यानी सी ऑप्शन। बहुत ही जहर क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात? अगला सवाल कह रहा है हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिग बॉल हुज डायमीटर इज दिस। उसका रेडियस है, इसका डायमीटर है। 4 मत बोलना, क्योंकि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 4। तो अगर एक बड़ी बॉल है जिसका रेडियस 4 है, तो उससे छोटी बॉल जिसका रेडियस 1 है कितनी बनेगी? हम बच्चा बोलते हैं सर 4, तो 4 इज नॉट आंसर, 4 तो ऑप्शन में भी नहीं है।
तो देखो ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, लेट करते हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉल्स बी एक्स। अब आपको मैंने क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी का, जब हम 27 छोटे स्फेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाते थे, याद है? तो यहां पर भी तो वही होगा कि वॉल्यूम ऑफ एक्स स्मॉल स्फेयर जो होगा वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर के जो इससे मेल्ट करोगे इतना ही तो बनेंगे, एक्स है ना? तो एक्स इंटू 4/3 पाई, आर कितना है? 1 का क्यूब, और यहां आया 4/3 पाई, आर कितना भैया? 4 का क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 64। ये ध्यान रखना, जब एक का रेडियस है 1 और बाकी जो छोटे हैं उनका रेडियस है, सॉरी बड़े का रेडियस 4 है, छोटों का रेडियस 1 है, तो 64 छोटे इज इक्वल्स 64 स्मॉल इज इक्वल्स टू 1 बिग, इतना फर्क आता है, ठीक है ना? तो आंसर इज 64 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स आप बना सकते हो। फिर एक ये क्वेश्चन है बेटा विच इज वेरी इजी क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD and APQR are parallelogram. With the help of the given figure, find the perimeter of parallelogram ABCD. देखो बहुत सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करोगे यहां पर। अच्छा, यहां पर देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये भी, ये S का मतलब है बराबर है, ठीक है ना? S नहीं है मतलब सेम है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये 14, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 7। मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 7। तो ये भी कितना होगा बेटा हमारा? 7। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये 10 है, ये भी मिड पॉइंट है दोनों, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 5। तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 5। मिड पॉइंट थ्योरम से 14 और 7 10 और 5 कितना हो गया भैया? चेक करो, आंसर इज 24। कितना आ गया आंसर? 24। क्लियर है? देखने में मुश्किल फिगर लगती है लेकिन काम बड़ा आसान है, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फिर आया फैक्टराइजेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से देखो। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, फैक्टराइजेशन। मैंने कहा था एक और आएगा, 9 36a + b का होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का मतलब है टुकड़े करना, और उसमें कॉमन अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। तो जैसे सबसे पहले तो 9 ही कॉमन ले लिया जाए, 1 - 4a + b का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नाउ वेरी इजी। यह आ गया 1 का स्क्वायर, यह आ गया ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर, आया ना? तो ये बन गया a² - b²। क्या आया बेटा? a + b और a - b, ठीक है जी। यह आया 1 + 2a + 2b, 1 - 2a - 2b। चेक करो, 1 + 2a + 2b, 1 - 2a - 2b और साथ में 9, तो डी इज द आंसर। ओ बच गया भाई गिरते गिरते। चलो, इसका मतलब ये है कि भैया हमारा 30 के 30 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। मैंने जितना भी लेक्चर में आपको गाइडेंस दी शायद आपको समझ में आ गई होगी। कोई दुविधा रह गई हो तो बता देना, कमेंट सेक्शन में दूर कर दी जाएगी अगले लेक्चर के अंदर। जितना ही मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, और ये 30 को आपने 150 खुद बना लेना है। इन्हीं से मिलते जुलते 5-5 क्वेश्चन। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, पहला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दूसरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं क्वेश्चन पेपर ऑफ स्कूल्स भेज रहा हूँ, वो कर लेना। तीसरा, यू कैन गो फॉर अपने स्कूल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन या स्कूल के जो आसपास के जो बच्चे हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स। एंड चौथा, यू कैन, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा किताब है तो वहाँ जा सकते हो, वरना ऑनलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों को जो दुविधा देती है वो यहीं पर ही देती है। तो उम्मीद लगता हूँ कि आप लोगों को यह लेक्चर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, इफेक्टिव एंड यूजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, एंड काम करते जाएं, क्योंकि 9th इज़ अ बेस क्लास ऑफ क्लास 10th। 9th के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे 10th में। तो मार्क्स के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, 10th के लिए भी पढ़ना है। ऑलराइट, मिलूंगा अगले लेक्चर में, विच इज़ सैम्पल पेपर अब मैं आपको कराने वाला हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।